हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीन की संरचना तथा आनुवांशिक कूट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको 30-40 क्वेश्चन के माध्यम से हर दिन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और यूपीएलटी ग्रेड या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको टीचिंग संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी तुरंत ही प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे और ये क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में अभी तक देखे जा चुके हैं। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं, तो हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व पेपर जब एग्जाम पास आ जाएगा तो सॉल्व पेपर भी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका में डीएनए का सबसे सामान्य प्रारूप होता है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए। सबसे पहले तो जानिए डीएनए क्या है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए की खोज डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, और अभी हाल फिलहाल जो वाटसन है, इनकी जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इनकी डेथ हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है डीएनए से रिलेटेड, क्योंकि ये करंट से भी संबंधित है। एग्जामिनर क्वेश्चन वही उठाता है जो तत्काल में करंट में चल रहा हो, और वो हिस्ट्री या फिर साइंस या फिर किसी ऐसे पार्ट का हिस्सा भी हो और करंट में भी चल रहा हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे स्टार मार्क करिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी डीएनए। ठीक, कोशिका में डीएनए का सबसे समान प्रारूप बी डीएनए है। बी डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती है, किंतु इसके प्रत्येक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने बी डीएनए का वर्णन किया था। यह डीएनए सभी कोशिकाओं में शरीर क्रियात्मक अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस के मतलब यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाती है जीआईसी का, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन था 2021 में। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको बिना किसी पैसे के यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण निम्नलिखित में से होता है? प्यूरिन बेस, शुगर मॉलिक्यूल्स, पैरामिडिन बेस, फास्फोट ग्रुप। यानी कि प्यूरिन क्षारक, शर्करा अणु, pyrimidine क्षारक या फास्फेट ग्रुप। ये भी जीआईसी का क्वेश्चन है, 2021 में ही आया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फेट ग्रुप। डीएनए तथा आरएनए का जो अम्लीय लक्षण होता है वो फास्फेट ग्रुप के कारण होता है, फास्फेट समूह के कारण होता है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बंधे होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड के शर्करा क्षार और न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह के बीच रासायनिक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन बंध से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसी को एस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। एक फास्फेट समूह में 1 से 3 फास्फेट होते हैं। फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल अणु के रूप में मौजूद होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जीन आर द, जीन होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बोथ या नन ऑफ अबव। जीन क्या होते हैं? ये देखिए उत्तराखंड एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जीन क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के कार्यात्मक अवयव यानी कि डीएनए के कार्यात्मक घटक होते हैं जीन। ठीक है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता के बुनियादी और कार्यक्षय घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से लिया गया। अगर पूछा जाए जीन कहाँ से लिया गया, तो जीन यूनानी भाषा के एक शब्द है जीनस, जिसका अर्थ ही होता है कि मूलभूत इकाई। ठीक है, जिस तरह सेल जो है हमारे शरीर की कोशिका जो है हमारे शरीर की, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, उसी तरह जीन जो है ये आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडान नहीं है? Which of the following is not a termination codon during protein synthesis? UAG, UGA, UAA या UUU? ये GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिपल यू। प्रोटीन संश्लेषण के समय UUU ये समापन कोडान नहीं है। बाकी UAG, UGA और UAA ये तीनों समापन कोडान के अंतर्गत रखे जाते हैं। आणविक जीव विज्ञान में एक समापन कोडान वर्तमान प्रोटीन की अनुवाद प्रक्रिया की समाप्ति का संकेत देता है। कोडान डीएनए में 3 आसन्न आधारों या मैसेंजर आरएनए में उनके पूरक आधारों का एक सेट है। 3 श्रृंखला समाप्ति कोडान यानी कि UAA, UAG और UGA ये समाप्ति कोडान होते हैं। इसे स्टॉप कोडान भी कहा जाता है। जबकि ट्रिपल यू जो है ये संश्लेषण कोडान के अंतर्गत आता है। ये समापन कोडान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट में कोडान कौन से डीएनए खंड का प्रतिनिधित्व करता है? इन जेनेटिक कोड आ कोडान रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट? 2 बेस के सेट का, 3 बेस के सेट का, 4 बेस सेट या 6 बेस सेट? ये भी जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट में कोडान कितने बेस सेट का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बेस के सेट का जो है प्रतिनिधित्व करता है। एक कोडान 3 डीएनए या आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एक विशिष्ट अमीनो एसिड या स्टॉप सिग्नल से मेल खाता है। ये 4 नाइट्रोजनस बेस रखता है। 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? तो एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए और डीएनए में एक अंतर होता है, सॉरी आरएनए डीएनए नहीं, इसमें जो है या फिर थाइमिन पाया जाएगा या फिर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये किसी भी ट्रिपल संयोजन से बंधे होते हैं। ठीक, जैसे AUG हो गया जो अमीनो एसिड मेथिओनिक को निर्देशित करता है, या फिर अभी हम लोगों ने देखा था UGA हो गया। इस तरह ये किसी न किसी अनुक्रम से बंधे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। वो 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, किसी किसी में थाइमिन की जगह यूरेसिल भी देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला दिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न। दूसरा दिया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिगन। जेनेटिक कोड क्रैक्ड। इसको ना सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो आपको बता दें, डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है इसकी खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1953 में। कब की थी? 1953 में। वही बात करें अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1978 में, यानी 1978 में। और अगर पूछ लिया जाए कि इस बेबी का नाम क्या था, तो इस बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था। और तीसरा है मानव जीनोम परियोजना का आरंभ। तो मानव जीनोम परियोजना का जो आरंभ है वो ये 1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में हुआ। और आनुवांशिक कोड की डिकोडिंग यानी कि जेनेटिक कोड क्रैक कब किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में नीरेन वर्ग और उनकी टीम के द्वारा। किस साइंटिस्ट कौन थे? तो नीरेन बर्ग ये साइंटिस्ट थे 1966 में। अब इसका सही क्रम आपको लगाना है, तो आप लगा लीजिए। सबसे पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपका आएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि 2। फिर उसके बाद आएगा आपका कौन सा हुआ? उसके बाद आपका आएगा 4 जेनेटिक क्या है? आनुवांशिक कूट की कोडिंग। आनुवांशिक कूट की कोडिंग 1966 में, यानी कि 2 के बाद 4। उसके बाद आपका आएगा पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो लुई जॉय ब्राउन था, इसका जन्म 1978, ये 1। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 3। तो 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन, देख सकते हैं आप।
डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे इन 4 क्वेश्चन से एग्जामिनर जो है एक एक क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है कि फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने किसकी खोज की? तो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की। कब की? 1953 में की। आनुवंशिक कोड की डिकोडिंग किसने की? तो निरेनबर्ग और उनकी टीम ने की। कब की? 1966 में की। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुई जॉय ब्राउन था। जन्म कब हुआ? 1978 में। मानव जीनोम परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 1990 में मानव जीनोम परियोजना का आरंभ हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन, जीन्स व्हिच आर सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड। जीन जो वाई गुणसूत्र यानी वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीजेनिक जीन। हेलो, देखो इसके पहले हम ना जेनेटिक के टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी उसके क्रोमोसोम के, अगर आपने देखे हैं तो वहाँ से आपका क्रोमोसोम को लेके एक एक फैक्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर करवाया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, क्योंकि ये जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक होता है थोड़ा टफ माना जाता है। तो आप अगर उसको देख लेंगे ना तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ईजी लगने लगेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये टॉपिक आप स्किप कर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर हेलोन्ड्रिक जीन, पैलियोट्रोपिक जीन या फिर सामान्य जीन, ठीक है, वायु गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होलेंड्रिक जीन। जीन जो वायु गुणसूत्र पर स्थित होते हैं होलेंड्रिक जीन कहलाते हैं। होलेंड्रिक जीन हमेशा पिता से पुत्र को विरासत में मिलते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से केवल ये वायु गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। और आप सभी को पता है वायु गुणसूत्र जो होता है ये केवल पिता में ही देखने को मिलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि होलेंड्रिक जीन हाइबरट्राइकोसिस यानी कान पर जो लंबे बाल होते हैं वो होलेंड्रिक जीन के एक उदाहरण होते हैं, ठीक। और ये कैसे होता है? तो ये पीलियोट्रॉपिक होते हैं। पीलियोट्रॉपिक यानी कि कैसे होते हैं? होलेंड्रिक जीन होते हैं, ठीक। बात करें पीलियोट्रॉपिक जीन की तो ये एक एकल जीन है जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, ठीक। और वहीं पे अगर बात करें पॉलीजेनिक की तो पॉलीजेनिक जीन के एक समूह को संदर्भित करता है जो एक साथ व्यक्त होने पर एक विशेष फिनोटाइप या विशेषता उत्पन्न करता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, होलेंड्रिक जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक जैसा पाया जाता है, क्या पाया जाता है? माइटोटिक अपर्चर, हिस्टोन, जेनेटिक कोड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये समसूत्री उपकरण हिस्टोन, आनुवंशिक कूट या सूत्र कणिका दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेटिक कोड। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक जैसा जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कूट पाया जाता है। ये दोनों कोशिकाएं अपनी आनुवंशिक जानकारी के आधार के रूप में डीएनए का उपयोग करती हैं। अगर पूछा जाए कि ये आनुवंशिक कोड का उपयोग किस में करते हैं तो आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए तो पाया जाता है लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। वहीं यूकैरियोटिक में जो होता है ये डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होता है, ठीक है। और दोनों ही अपनी जानकारी इसी डीएनए के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए के निर्माण के माध्यम से कोशिका कार्य को विनियमित करने और सूचित करने के लिए इसे आनुवंशिक कूट की आवश्यकता होती है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड। आरएनए से डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या ट्रांजिशन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए, देखिए डीएनए है, डीएनए है, यहाँ से जब आरएनए बना, आरएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बना, अरे यार ये क्या हो गया, डीएनए से बना आरएनए, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बना तो क्या कहलाया?
ट्रांसक्रिप्शन कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से पुनः डीएनए बनता है तो ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तब ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या वही ट्रांसलोकेशन होता है या फिर ट्रांजिशन होता है? क्या कहलाता है? मुझे तो पता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आरएनए से डीएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर रिवर्स प्रतिलेखन कहलाती है। यह डीएनए अणुओं में आरएनए जीनोम के कोडिंग करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के उपयोग से आरएनए टेम्पलेट से पूरक डीएनए, जिसे आप cDNA कहते हैं, ठीक है, cDNA उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रतिलेखन डीएनए के एक खंड को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया होती है। प्रतिलेखन डीएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया, यानी डीएनए का एक खंड जब आरएनए में कॉपी होता है तो यानी कि डीएनए से आरएनए बना तो क्या कहलाया? ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द एनिमल सेल। प्राणी कोशिकाओं का सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल है टीआरएनए, एसआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। यूपीपीएससी जीआईसी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द एनिमल सेल इज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरआरएनए। प्राणी कोशिकाओं का सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरआरएनए होता है। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। टीआरएनए को ट्रांसवर्स आरएनए, एसआरएनए को एसआरएनए नहीं होता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है और राइबोसोम से जुड़ा होता है क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, और ये करता क्या है? तो यह प्रोटीन के कोडिंग और उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए अभी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। अभी हम लोग जीआईसी के सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखेंगे पीजीटी के क्वेश्चन। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? डीएनए आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन आरएनए डीएनए, डीएनए प्रोटीन आरएनए। यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा आणविक जैविक रूप का सिद्धांत जो है वो निरूपित करता है। तो आपको बता दें, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो सही क्रम बता रहा है या जो जैविक का मूल सिद्धांत दे रहा है वो डीएनए आरएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, यही बताता है। ठीक है, या मूल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह मूल सिद्धांत जो है क्रिक के द्वारा दिया गया था, क्रिक के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने वाटसन के साथ मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था, फ्रांसिस क्रिक, इन्हीं के द्वारा जो है ये जैविक सिद्धांत दिया गया था। ठीक, इसमें 3 महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। पहला चक्र क्या होता है? तो पहला चक्र जो होता है वो माता पिता के डीएनए के दोहराव से संबंधित है ताकि पुत्री डीएनए यानी जो डॉटर डीएनए है कणों को अभेद न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाया जा सके, जिससे प्रकृति कहा जाता है। यानी कि हमने पढ़ा था क्या कहा जाता है उसे? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दूसरी प्रक्रिया प्रतिलेखन होती है। प्रतिलेखन क्या होती है? सॉरी पहली होती है प्रतिकृति यानी कि डुप्लीकेटिंग होता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन, इसे अनुलेखन भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जब डीएनए के एनकोड किए जाते हैं वंशानुगत डेटा को पूरी तरह से आरएनए में दोहराया जाता है। देखिए इस प्रक्रिया को आप डायग्राम्स के माध्यम से समझ लीजिए क्या होता है। पहले सबसे जो होता है डीएनए है तो डीएनए सबसे पहले क्या करेगा? अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, यानी डीएनए से डीएनए बनेगा जिसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका, अब बनेगा इस जो डुप्लीकेट डीएनए है, डीएनए इससे बनेगा आपका आरएनए।
आरएनए, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए, इसमें डीएनए क्या करता है, अपनी पूरी डाटा, सारा जो कोड है वो पूरी तरह से आरएनए में ट्रांसफ़र करता है, और इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और अंतिम जो प्रक्रिया होती है, एमआरएनए में एनकोड वंशानुगत डाटा को अमीनो एसिड के एक विशेष समूह के साथ, जिसे आप प्रोटीन कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, उसमें वापस परिवर्तित कर दिया जाता है। ये तीसरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहले डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप या जेड टाइप। तो अभी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है वो बी टाइप का है। कैसा है, बी टाइप का। डीएनए को इस 2 स्ट्रैंड से बना होता है, इसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, जो एक दूसरे को चारों ओर से मुड़कर दाएं हाथ के हेलिक्स का निर्माण करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे बना होता है, ये ऐसे, और ये जो लाइन होती है ये डबल होती है, ये डबल होती है। और ये और जो ये होता है, ये इसमें जो है बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन कहा जाता है। किसी किसी में इसे क्या कहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल भी कहा जाता है। ये इनमें 2 प्यूरिन और पिरामिडिन बेस पाए जाते हैं। प्यूरिन में साइटोसिन पाया जाता है और उसमें यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। समटाइम अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपी, पेलियोट्रॉपी, होमोट्रॉपी या हेटेरोट्रॉपी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेलियोट्रॉपी। वह जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है वह बहुप्रभाविता जीन कहलाता है, यानी कि पेलियोट्रॉपी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोडान सामान्यतः वैलिन को कूटबद्ध करता है, परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मेलिटेटेड मेथोनिन के कूट संदेश देता है। इसका जो ऑप्शन है वो है GUG, UGA, UGU, AGU। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, GUG। डीएनए के प्रारंभ कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से पहले अमीनो एसिड के प्रतिपादन को शुरुआत करता है। सामान्यतः प्रारंभिक कोडान जो होता है वो होता है AUG और मैथिनोनिक के लिए कोड है। GUG एक कुशल दिशा कोडान है या वैलिन के लिए कोडान को कूटबद्ध करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपके सामने टीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2017 में पूछा गया था, ठीक है। आरएनए से डीएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है। रो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इज न्यूक्लियोसाइड्स, मेटालिक आयन, हार्मोन, प्रोटीन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन, ठीक। डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व जो होता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रो कारक एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया कोशिकाओं में अलग अलग साइटों पर अनुलेखन की समाप्ति में मध्यस्थता करने के लिए कार्य करता है। एक अणु के रूप में ये हेलिकेज या ट्रांसलोकेशन है जो आरएनए को रिलीज करने के लिए डीएनए टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लीजिए मैं क्या कहने की प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे 1 मिनट मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। यहाँ पे देखिए रो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रो यहाँ पे जाता है, तो इसको जो है एक डीएनए से दूसरे डीएनए में अलग करने के लिए जो ये एक हेलिकेज या ट्रांसलोकेशन की तरह कार्य करता है, और ये आरएनए को रिलीज करने के लिए डीएनए टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज को अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंबर कहलाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर? AUG, UAA, UAG या UGA। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, UAG। UAG एम्बर या फिर अंबर कहलाता है। अगर कुल ज्ञात आनुवांशिक कोडों की बात करें तो कुल ज्ञात आनुवांशिक कोड कितने हैं? 64 है, और इसमें 3 स्टॉप कोडान हैं। 3 स्टॉप कोडान स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, UAG, UAA और UGA। ये 3 स्टॉप कोडान है। ये कोडान अनुवाद के दौरान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंत का संकेत देते हैं।
UAZ को एम्बर कोडॉन, UAA को गेरू और UGA को ओपेल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आपको TGT बायोलॉजी में पूछ लिया गया कि इसमें एम्बर कोडॉन कौन सा है, तो आपने देखा UAZ जो है ये एम्बर कोडॉन है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है स्टाफ कोडॉन में 3 आते हैं, एक UAA, UAZ और तीसरा आपका है UGA। एक मिनट, UAZ, UG क्यों नहीं रुक रहा है, एक हाँ, UAA, UAZ और UGA 3 है। अगर आपसे एक पूछ सकता है कि एम्बर कोडॉन है, 2 और क्यों नहीं पूछ सकता? तो अगर आपसे UAA पूछ ले तो इसको गेरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेरू कहा जाता है। और UGA को क्या कहा जाता है? UGA को ओपेल कहा जाता है। ओपल कहा जाता है। ठीक, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये आई होप आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ओपल कहा जाता है। ठीक है, UAZ की खोज किसने की थी? तो UAZ जिसे एम्बर कहा जाता है, इसकी खोज स्टीनबर्ग ने की थी। किसने की थी? स्टीनबर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम बना होता है, न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? RNA हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, DNA प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन। TGT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसोम DNA और हिस्टोन से बना होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो न्यूक्लियोसोम सभी यूकैरियोटिक जीनोम की मौलिक आयोजन इकाई है या DNA का एक खंड है जो प्रोटीन के एक कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम हिस्टोन नामक 8 प्रोटीन के एक सेट से चारों ओर लिपटे होते हैं और DNA के 2 से कम मोड़ में बना होता है, जिसे हिस्टोन अष्टगामी के रूप में जाना जाता है। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे बताऊं? ये मान लीजिए एक न्यूक्लियोसोम है, देखिए ये इस तरह से है। ठीक है, और ये मान लीजिए एक DNA है, इस तरह से DNA डबल हेलिक्स होता है, इस तरह से DNA। इसमें जो होता है, इसमें ये जो है हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन, ये H1 हिस्टोन है। क्या है? H1 हिस्टोन है। ये आपका क्या है? ये DNA। और जो मैं आपको बता रही हूँ जो प्रोटीन के कोर होते हैं वो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ऐसे। एक मिनट, ऐसे 4 प्रोटीन के कोर जो होते हैं, ये एक के ऊपर एक है, इस तरह से 4 प्रोटीन के कोर इस तरह से ऐसे, ये जो है आपस में लिपटे होते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोसोम क्या क्या रखता है अपने पास? DNA और हिस्टोन रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए, हाँ यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए डायग्राम न्यूक्लियस का। ये देखिए, ये H1 प्रोटीन है, ये DNA है, ये DNA डबल दिख रहा है आपको, और ये जो है ये प्रोटीन के कोड हैं। कितने प्रोटीन के कोड होते हैं? 8। ठीक है, 8, और कम से कम दो मोड़ के DNA जो होते हैं 2 मोड़ में लिपटे होते हैं। 2 मोड़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, एक ये है, एक ये है, देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनोफोर क्या है? जीनोफोर बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, TGT बायोलॉजी, और ये जो है बिहार TRE में भी आ चुका है कि जीनोफोर क्या है? DNA ऑफ यूकैरियोट्स, DNA ऑफ बैक्टीरिया, DNA ऑफ ड्रोसोफिला या जीन ऑफ न्यूक्लियोपोरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, DNA ऑफ बैक्टीरिया। जीनोफोर बैक्टीरिया के DNA का नाम है, यानी कि ये बैक्टीरिया का जो DNA होता है उसे जीनोफोर कहा जाता है। ठीक, या एक प्रोकैरियोटिक का DNA है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, ये सभी को पता है, और उसी का DNA है कि, ठीक है, इससे सामान्यतः प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA से बना होता है, लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं होता है क्योंकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन नहीं पाया जाता, हम सभी को पता है। RNA 70S का पाया जाता है, जिस तरह प्रोकैरियोटिक में RNA 80S पाया जाता है, उसी तरह यूकैरियोटिक में RNA 70S पाया जाता है, सॉरी राइबोसोम 70S पाया जाता है। तो इसमें DNA होता है, RNA होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक, सामान्यतः यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की तुलना में ये बहुत छोटे होते हैं, और ये इनका आकार कैसा होता है? तो ये गोलाकार होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, tRNA की तृतीयक संरचना किस प्रकार की आवृत्ति ग्रहण करती है? द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA टेक्स द शेप्स ऑफ। उत्तराखंड PCS लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि tRNA की तृतीयक संरचना किस प्रकार की आवृत्ति ग्रहण करती है? फ्लोवर पत्ती यानी फ्लोवर लीफ,
प्रतिलोमित जे यानी कि इन्वर्ट जे, इन्वर्ट टी प्रतिलोमित टी, या फिर इन्वर्ट एल प्रतिलोम एल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिवर्त एल प्रतिलोमित एल। टीआरएनए की तृतीयक संरचना उल्टे एल के आकार का होता है। एल ऐसे होता है तो ये कैसे होता है उल्टा एल। उल्टा एल आप कैसे बनाएंगे, उल्टा एल मतलब क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है कैसे आपको बताऊं, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। यानी कि ये उल्टे एल की तरह, नहीं 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 ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये वाला नहीं, ये ऐसे उल्टा एल होता है, ठीक है। उल्टे एल की तरह होती है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड एल या प्रतिलोमित एल कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सीधा शामिल नहीं है। Which of the following is not directly involved in protein synthesis? टीआरएनए, एमआरएनए, एनआरएनए या आरआरएनए। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सीधा शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ध्यान देके आंसर करना है। टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए ये तीनों ही शामिल होते हैं। ये ट्रांसफर करने का कार्य करता है, मैसेज पहुंचाता है, और ये राइबोसोम आरएनए होता है। जो शामिल नहीं है वो एसआरएनए है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएनआरएनए सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं होता है। एसएनआरएनए छोटे केंद्रीय स्पिकल्स के महत्वपूर्ण घटक हैं जो कुछ भी प्री एमआरएनए के संयोजक को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक। पे एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ये डीएनए से साइटोप्लाज्म तक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड अनुक्रम के आनुवंशिक कोड का वहन करता है। वहीं टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, ये मौजूद आनुवंशिक कोड को डिकोड करने और अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। और आरआरएनए का क्या कार्य होता है, तो आरआरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए है। ये राइबोसोम में मौजूद होता है और प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। और एसएनआरएनए ये सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एसएनपी स्निप्स इन डीएनए मीन्स। एसएनपी में स्निप्स का क्या अर्थ है। सिंगल बेस पेयर, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है, एसएनपी का फुल फॉर्म पूछा है, इसका क्या मतलब है। सिंगल बेस पेयर वेरिएशन यानी एकल क्षार युग्म विभिन्नता, डबल बेस पेयर वेरिएशन द्विक्षार युग्म विभिन्नता, लोकल ट्रांजिशन ऑफ जीन यानी स्थानीय जीन का स्थान परिवर्तन, या नन ऑफ एवं, इनमें से कोई नहीं। ये भी एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए में एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज जिसे सिनिप्स के रूप में जाना जाता है, या जो है एक क्षार एक डीएनए निर्माण ब्लॉक यानी सिंगल बेस सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से ये बनता है, जैसे डीएनए पे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन थायमिन ये ऐसे संरचना होती है ना। तो AGT जब एक पूरे निर्माण हो जाता है तो इसी को स्निप्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेड डीएनए अणु का व्यास है। द डायमेंशन ऑफ जेड डीएनए मॉलिक्यूल्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, 22 एंगस्ट्रॉम, 16 एंगस्ट्रॉम या 18 एंगस्ट्रॉम। इसका सही जवाब हो जाएगा जेड डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। जेड डीएनए का ही एक रूप है जिसकी संरचना अधिक समान बी डीएनए के रूप से भिन्न होती है, यानी कि जो बी डीएनए होता है उससे भिन्न होती है। बी डीएनए के बारे में किसने बताया, वाटसन और क्रिक ने बताया। यह जो जेड डीएनए है कन्फर्मेशन और सिन कन्फर्मेशन में क्षार के वैकल्पिक स्टैनिंग के कारण सुगर फॉस्फेट बैकबोन में एक जिगजैग पैटर्न बनाते हैं, यानी कि इस तरह से ये पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नाभिकीय डीएनए से भिन्न होता है चूंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए। क्यों भिन्न होता है, क्योंकि यह विगन लीनियर होता है, यानी कि रेखीय होता है, सर्कुलर होता है, हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड टी एंड सी डबल बॉन्ड जी होता है, या फिर अत्यधिक मुड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है वो नाभिकीय डीएनए से क्यों भिन्न होता है, तो आपको बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिगन सर्कुलर, क्योंकि ये वृत्तीय होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, तो डबल स्टैंडर्ड और
वृत्तीय होता है। जबकि अगर न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो ये कैसा होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन रेखीय होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा होगा, वृत्तीय होगा, और उसका कैसा होगा, रेखीय होगा। उसका डीएनए कैसा होगा, रेखीय होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है और भी कारणों से इससे भिन्न होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के डीएनए में मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन का कोई संबंध नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और न्यूक्लियर में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल की तरह कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और जो न्यूक्लियस में होता है कार्य के लिए सभी आवश्यक प्रोटीन कोड यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ों से ये भिन्न होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको केवल एक ही सही दिख रहा है, या वृत्तीय होता है, इस वजह से ये भिन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटीकोडॉन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकूल पाया जाता है, SNRNA, RNA, tRNA या mRNA। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, tRNA। स्थानांतरण RNA यानी ट्रांसफर RNA को ही एंटीकोडॉन RNA के रूप में जाना जाता है। यह जो होता है ट्रांसफर RNA होता है और इसी को एंटीकोडॉन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन ड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कौन सा एक पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है, यानी कि पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हम लोगों ने चित्र में देखा था, G बनता है, A बनता है, फिर A बनता है, फिर T बनता है, फिर T बनता है, फिर C बनता है। ठीक है, ये डीएनए का एक पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड है। इसे आप जो है आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम भी कह सकते हैं, जिसे 5 छोर से, यानी कि ये जो होता है ये 5 होता है और ये जो होता है ये 3 होता है। ठीक, छोर पर पढ़ने तक उसी तरह समाप्त किया जाता है। पूरा स्टैंडर्ड पर 3 छोर से 5 तक होता है, और जो पूरक स्टैंडर्ड होता है इसमें क्या होता है, 3 से 5 तक होता है। ये इसका पूरक स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक, तो जैसे इस पे बना, 1 मिनट में आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। ये है 2 आपके पास है, इसमें से एक बनेगा 5 से 3 की तरफ, और एक बनेगा 3 से 5 की तरफ। ये जो होता है ये पूरक कहलाता है, और ये जो मेन वाला है, ठीक है, अगर ये बनेगा GAATTC ऐसे बनेगा, ये बनेगा CTTAAAG, पूरक स्टैंडर्ड ऐसे बनता है। ठीक, और आपसे पूछा है पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, तो पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ये हो जाएगा। अगर इसी का पूरक पूछ लेता तो ठीक इसी का उल्टा हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज कॉल्ड एज सेरेमिक डीएनए, जिसे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, ऐसे सेरेमिक डीएनए भी हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करना है आप देख लीजिएगा। किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेड डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, या फिर पैलिंड्रोमिक डीएनए, किसको सेरेमिक डीएनए कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सेरेमिक डीएनए इज कॉल्ड इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुनः संयोजक डीएनए अणुओं को कभी कभी कैरेमिक डीएनए या सेरेमिक डीएनए कहा जाता है, क्योंकि वे 2 अलग अलग प्रजातियों की सामग्री से बने होते हैं। यह एक हाइब्रिड है जो अन्य स्रोतों से डीएनए खंडों को अलग करता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरपीएस स्कूल लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोज इज रिलेटेड विद परांतरेख का आविष्कार संबंधित है। मतलब पूछा है कि ट्रांसपोज का आविष्कार किसने किया था, ट्रांसपोजॉन की आविष्कार किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्ब मैक्लिंटॉक ने। इन्होंने, ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ट्रांसपोजॉन को आविष्कार किया था। इसी को आप जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे जंपिंग जीन पूछ लेता तो आप फट से इसका आंसर कर देते, लेकिन यहाँ से इसी जंपिंग जीन का ही सेकंड नाम ट्रांसपोजॉन होता है, और इसने जो है नाम चेंज करके दे दिया है। अगर जंपिंग जीन हम सभी ने पढ़ा होता है कि जंपिंग जीन की खोज जो है वो बार मैक्लिंटॉक ने किया था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोजॉन दे दिया, जंपिंग जीन को ही ट्रांसपोजॉन कहा जाता है, और इसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल भी मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज़ मिल जाएगा।
इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक कोड में और स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड में लगभग 109 108 क्वेश्चन है। तो पर डे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको एक मैराथन मिल जाएगा जहाँ पे आपको जेनेटिक कोड के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ही जेनेटिक कोड खत्म होगा हम लोग ह्यूमन इनहेरिटेंस या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स से क्वेश्चन करेंगे। इस तरह धीरे टॉपिक हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ेंगे, या फिर आप जो टॉपिक कह दीजिए कि इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक का क्वेश्चन कराइए तो मैं वो क्वेश्चन करा लूँगी। अगर आप कहें तो बायोमॉलिक्यूल्स करा देती हूँ, जो भी आप कहें ठीक है वो मैं करा दूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।